भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा नहीं किया, अब आ गया। हाँ चलिए स्टार्ट करिए। नमस्ते मैम, स्टार्ट नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी का स्वागत करती हूँ। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। मानव अपने अस्तित्व को संघर्ष कर रहा है। आज हम देख रहे हैं अनेक दिखावटी एवं गैर जरूरी जीवनचर्या से कम हो रहे हैं। डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिदिन में सफलता और सरल होते जा रहे हैं। आज संपूर्ण तमाम कोरोना महामारी से तो दिन से शिक्षा का संघर्ष कर रहा है। आज हम देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था भी एवं अनेक मानकों का सामान्य परिस्थिति में अनुपालन करती रही है। अभी हम बेहद असामान्य जीवनचर्या अनेक आनंद मुझे सामान्य पढ़ने में अनुपालन कर रही है। मेरे साथ अपेक्षाएं नए रूप में हमारे सम्मुख आ रही है और हम महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य की जीवटता उसे हार नहीं मानने का हौसला प्रदान कर रही है। इस कोरोना काल की लड़ाई में हमें अपने ज्ञान एवं शिक्षा व्यवस्था विषय को लेकर आज इस वेबिनार हमारे सम्मुख आ रही आयोजन और हम महसूस कर सकते हैं मनुष्य की जीवनता उसे वेबिनार के माध्यम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल की लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है। इस आयोजन और दिल्ली इनके संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया गया है। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। परम पूज्य स्वामी रामानंद तीर्थ इनके पावन स्मृति को अभिवादन करते हुए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के कुलपति महोदय डॉक्टर उद्धव जी भोसले, नांदेड़ एजुकेशन संस्था के संरक्षक पैट्रन जो हमारे समक्ष अभी उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर वेंकटेश जी काते, माजी उपाध्यक्ष श्री सदाशिवराव जी पाटिल, उपाध्यक्ष एडवोकेट चैतन्य बापू जी देशमुख, सचिव सौ श्यामल पत्नी जी, सह सचिव सीए डॉक्टर प्रवीण पाटिल जी, मेरा सभी शिक्षा स्तर का और पारिवारिक परिवारजन मुझे आशीर्वाद से देने के लिए इस कार्य में यहाँ पर उपस्थित है और उनका ये जो आयोजन किया गया है वो आयोजन में सतत उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रही है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी प्रोफेसर डॉक्टर DU गवई जी, उद्घाटक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के प्रभारी कुलगुरु सम्माननीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए यहाँ पर ओस्लो नॉर्वे से संपादक महोदय जी, साहित्यकार जी डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल, शासकीय महाविद्यालय लुधियाना से डॉक्टर सौरभ कुमार जी और डॉक्टर विनोद बब्बर जी, जिन्हें कौन नहीं पहचान सकता, इन
सभी साहित्यकारों का मैं शब्द सुमनों द्वारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत यहाँ पर करती हूँ। महाविद्यालय के डीसी मेंबर, आयोग, वेबिनार की कार्यकारिणी समिति, महाविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए मेरे सभी विद्वान, आचार्य, सभी विभाग प्राध्यापक गण, शोध छात्र छात्राएं और हिंदी प्रेमी कविगण, साहित्यकार, लेखक, विविध पत्र पत्रिकाओं के संपादक, पत्रकार, प्रकाशक, इस विषय की जानकारी हासिल करने के लिए जो अध्यापक वर्ग भी इससे जुड़े हैं, मेरे महाविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मेरे परिवारजन, मित्र वर्ग का मैं इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में सहभागी होने हेतु बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आज इस संगोष्ठी के उद्घाटक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी बिसेन जो यहाँ पर उपस्थित है, आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार के उद्घाटक के रूप में वो यहाँ पधारे हैं। स्वारातीमा विश्वविद्यालय नांदेड़ के प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी MA, MPhil, PhD, BPEd शिक्षा से विभूषित है। स्वारातीमा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अधिष्ठाता है। 3 बार सीनेट सदस्य, हिंदी अध्ययन मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष भी है। 10 छात्राओं को उन्होंने MPhil तथा 7 छात्रों को PhD का मार्गदर्शन भी किया है। 66 से अधिक आलेख वाचन, विविध विश्वविद्यालयों में अभ्यास मंडल के सदस्य भी आप रहे हैं। माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्रभारी कुलगुरु के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है, जो बहुत सराहनीय है। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ उद्घाटन पर उद्घाटक के रूप में अपना वक्तव्य आप प्रस्तुत करेंगे। अब मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, बिसेन जी, जोगेंद्र सिंह जी जो यहाँ आ रहे हैं और हमें उद्घाटन पर अपना वक्तव्य सुनाएंगे। जोगेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है, आपका कैमरा भी चालू कीजिए। हेलो हेलो। मैम बिसेन जी अभी ऑनलाइन नहीं है, उनका कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हाँ, तो जब तक मैं अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ, हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर DU गवई जी वो यहाँ पर उपस्थित है। सर का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। साइंस महाविद्यालय नांदेड़ के प्राध्यापक पद पर कार्यरत हुए। उसी महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। जीव शास्त्र विभाग के प्रमुख है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में शोध निर्देशक के रूप में PhD करने, MPhil करने वाले शोध छात्रों को सतत ये निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। वृक्ष प्रेमी है। हरित क्रांति द्वारा महाविद्यालय का परिसर इन्होंने यहाँ पर तो यहाँ पर मैं हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वेंकटेश जी काब्दे हमें आशीर्वाद देंगे।
और हमें शुभेच्छा देंगे। वेंकटेश जी काव्य। सर ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जो यहाँ पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर डी.यू. गवई जी आ गए हैं। वेंकटेश जी पहले। हाँ, वेंकटेश जी, वो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप अपना माइक ऑन कर दीजिएगा, आपका माइक ऑफ है। वेंकटेश जी। हाँ, वेंकटेश जी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज। आपके जो मोबाइल का माइक है वेंकटेश जी, अगर उसको आप ऑन करेंगे तो चल जाएगा। उनका माइक बंद है। वेंकटेश जी का माइक ऑफ है। वेंकटेश जी का माइक ऑन होता तो शायद आवाज। वेंकटेश जी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही है। आपके मोबाइल का माइक ऑफ है। हेलो, सर ने हमें आशीर्वाद दिया है। चलिए, उनका माइक का इश्यू था, आप कर सकते हैं आगे स्टार्ट। सुरेश चंद्र जी शुक्ल पधारे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, प्राचार्य महोदय जी यहाँ पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। हेलो, सभी को प्राचार्य डॉक्टर डी.यू. गवई का नमस्कार। दर्पण पत्रिका ओस्लो नॉर्वे और राष्ट्र किंकर दिल्ली, इनके कोलैबोरेशन में साइंस कॉलेज नांदेड़ के हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं सबका स्वागत करता हूं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित प्रमुख अतिथि डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन, प्रो वाइस चांसलर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, इनका स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, संपादक दर्पण पत्रिका ओस्लो नॉर्वे, इनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर सौरभ कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय महाविद्यालय लुधियाना, इनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर विनोद बब्बर, संपादक राष्ट्र किंकर नई दिल्ली, इन सभी का सम्मानीय अतिथियों का साइंस कॉलेज की ओर से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर वेंकटेश काब्दे सर, उपाध्यक्ष एडवोकेट चैतन्य बापू देशमुख सर, सचिव प्राध्यापिका सौ श्यामल पत्ती मैडम और सह सचिव सीए डॉक्टर प्रवीण पाटिल सर, सभी का आभारी हूं। इस कार्यक्रम की संयोजिका और हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर अरुणा शुक्ल मैडम और भारत के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विभाग प्रमुख स्टाफ, इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्राध्यापक और सम्मानीय व्यक्तिगण का मैं स्वागत करता हूं। मुझे खुशी एक बात की है, साइंस कॉलेज का हिंदी विभाग वेबिनार का आयोजन कर रहा है और इस वेबिनार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया है। करीब 900 के ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है।
साइंस कॉलेज नांदेड़ यह नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़ द्वारा चलाया जाता है। इस संस्था की स्थापना पूज्य स्वामी रामानंद तीर्थ उन्होंने 1950 में की। यह कॉलेज मराठवाड़ा विभाग का सबसे पुराना और सिंगल फैकल्टी कॉलेज है। कॉलेज को 3 बार नैक का एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। कॉलेज को यूजीसी द्वारा कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त हुआ है और 2017 में एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से एनआईआरएफ रैंकिंग 72 प्राप्त हुआ है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के द्वारा बेस्ट कॉलेज अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। कॉलेज में अभी 11वीं से लेकर एमएससी और पीएचडी तक शिक्षा दी जाती है। सभी स्तर पर 15 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और पदव्युत्तर स्तर पर 11 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज का इतिहास और वर्तमान दोनों गौरवपूर्ण है। यहाँ पढ़ने पढ़ाने और किसी भी तरह से जुड़े व्यक्ति को गौरव का एहसास होता है। आप सबको जानकारी है, कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था। स्कूल कॉलेज अगर बंद है तो शिक्षा कैसी होगी? इसलिए कोरोना काल के दौरान ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसी दौरान स्कूल और कॉलेज में जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। मैं फिर एक बार सभी अतिथियों का सभी सहभागियों का आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने महाविद्यालय की सारी जानकारी दी तथा महाविद्यालय के साथ पूर्ण रूप से यहाँ पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। यहाँ पर कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। सुरेश चंद्र जी शुक्ला, आप ऑनलाइन आइए, टेप प्रसारण होने जा रहा है। सुरेश चंद्र जी शुक्ला, सुरेश जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुरेश जी अभी ऑनलाइन नहीं है, शायद उनका कोई टेक्निकल इश्यू है ऐसा लग रहा है। उन्हें एक बार दोबारा बोला जाए। ठीक है। हाँ, तो अभी बिसेन जी है, डॉक्टर बिसेन सर। डॉक्टर भिसेन सर भी अवेलेबल नहीं है, उनका भी शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है। वेंकटेश जी आए हैं बट उनका माइक भी ऑफ है। विनोद जी अवेलेबल हैं, सौरभ जी अवेलेबल है, सौरभ कुमार जी भी अवेलेबल। तो अब मैं सौरभ कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। सौरभ कुमार जी मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एवं शोध केंद्र सतीश चंद्र धवन सरकारी महाविद्यालय लुधियाना पंजाब से है। एमए हिंदी ने पीएचडी शिक्षा विभूषित 2013 से अध्यापन कार्य प्रारंभ। 4 पुस्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया है। 25 से अधिक शोध पत्र इनके प्रकाशित हुए हैं। 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में सक्रिय सहभागीदारी एवं शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। तो अब मैं करती हूँ डॉक्टर सौरभ कुमार जी को, जो आज का ज्वलंत विषय लेकर इस पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। सौरभ कुमार। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
साइंस कॉलेज नांदेड़ के प्राचार्य और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर डी.यू. गवई जी, इस महाविद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम के कुलगुरु डॉक्टर योगेंद्र सिंह बिसेन जी, जो स्वामी रामानंद विश्वविद्यालय नांदेड़ के कुलगुरु हैं, नॉर्वे से हमारे बीच डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी हैं, ओखलो दर्पण पत्रिका के संपादक और हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनोद बब्बर जी, आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहूंगा। आप सभी को एक बार सादर नमन। और कोविड-19 के इस संकट काल में शिक्षा के प्रति चिंतनशील बौद्धिक वर्ग जो अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में वो जो बाकी जो लोग हैं ना अपने गेस्ट सम्मिलित हुए हैं, करवाइए ना आप, क्योंकि आप सभी को मैं नमन करना चाहूंगा कि देश जहां इस संकट काल से जूझ रहा है, वहीं हम आज के समय के बहुत ही बड़ी, बहुत गंभीर, ज्वलंत समस्या जो शिक्षा है, उसके ऊपर चिंतन करने के लिए हम सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहते हुए एकत्रित हुए हैं। शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्या संकट है, क्या इसकी परिस्थिति है और आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसके पीछे एक तकनीकी जो मदद हमें मिल रही है, उसके लिए हमारे बीच है श्री अजय श्रीराम जी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके तकनीकी सहयोग के कारण ही हम सभी आज इस मंच पर एकत्रित हो पाए हैं। मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा की। हम सभी को पता है कि आज हम सभी घर में बैठे हुए हैं, जहां शिक्षक अपने घर में हैं, शिक्षार्थी विद्यार्थी अपने घर में हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से हर 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन के बाद नए निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान देंगे कि शिक्षा उसमें मुद्दा नहीं है, लोगों की सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा पहले और बाकी चीजें बाद में। लेकिन अगर सिर्फ इस पहलू पर बात किया जाए और शिक्षा को छोड़ दिया जाए, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर उसको प्राथमिकता नहीं देंगे, तो ये जो एक गैप होगा, ये जो एक खाई जो बन जाएगी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, यह खाई बहुत बड़ी होगी, जिसे पाटना, जिसे समाप्त करने में हो सकता है हमें दशक भी लग जाएं। इसलिए हमें इस विषय पर चिंता करना बहुत आवश्यक है। आज हम सभी इंटरनेट के माध्यम से, तकनीकी माध्यमों से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि आज भी देश के अलग अलग विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जहां पर भी विद्यार्थी हैं और उन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, वे अपने घर में रहकर ही विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर बल दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी अधिक आबादी वाले इस देश में क्या यह संभव है कि अचानक एक चिट्ठी जारी करने के बाद, एक निर्देश जारी करने के बाद किसी प्रशासन के द्वारा अचानक इतनी फुर्ती शिक्षा जगत में आ जाए कि हम घर बैठे विद्यार्थियों को उनका पाठ्यक्रम पूरा करवा सकते हैं? या फिर ये जो पाठ्यक्रम होगा, क्या वास्तव में वह पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया वह पूरा हो सकता है? क्या यह खाना पूर्ति नहीं है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए। मेरा यहाँ पे एक प्रश्न भी है और इसका मैं समाधान भी करना चाहूंगा और आप सभी से भी उत्तर की आकांक्षा रखता हूं। वास्तव में अगर शिक्षा की बात की जाए तो हमें 2-3 पक्षों पर पहले विचार करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारे शिक्षण संस्थान कैसे हो, शिक्षक संस्थान को चलाने वाले जो संस्था चालक हैं, जो प्रशासन है, उनकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। और कुल मिलाकर बात आ जाती है हम शिक्षकों के ऊपर कि हमें आज के समय में या आने वाले भविष्य में हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। भारत के संदर्भ में बात करूंगा
तो वर्षों से ही नहीं, युगों युगों से यह परंपरा रही है कि यहाँ की शिक्षा मुक्त करी हो, अर्थ करी और स्वावलंबी होनी चाहिए। शिक्षा वह नहीं जो व्यक्ति को बांध कर रखे, शिक्षा तो वह है जो व्यक्ति के अंदर के बंधन से उसे मुक्ति दिलाए। लेकिन आज की हमारी शिक्षा जो है वह थोपी जाने वाली शिक्षा है। और आज अगर देखा जाए कोविड-19 के टाइम में, इस संकट की घड़ी में शिक्षक प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों से जुड़ने का, विद्यार्थी स्वयं प्रयास कर रहे हैं अपने पाठ्यक्रम पूरे करने का, ताकि वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करें और अपने उज्जवल भविष्य या आने वाले भविष्य की चिंता वो करें। कहीं ना कहीं इसके लिए वे स्वयं तैयार हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से तैयार हो रहे हो, और उसके लिए नए और मौलिक रास्ते वो अपना रहे हैं। आज यह भी एक संकट है कि प्रशासनिक क्षेत्र में, चाहे वह निजी विद्यालय हो या एडेड स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, इसी ढंग से महाविद्यालय हो या फिर विश्वविद्यालय हो, हर स्तर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती है। लेकिन अगर डाटा की बात करूं तो आज भारत में बमुश्किल 15% ही ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन शिक्षा जो आज दी जा रही है या उसके ऊपर जो बल दिया जा रहा है उससे जुड़ पा रहे हैं। करोड़ों की आबादी वाले इस देश में आज जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी को यूज किसी ढंग से कर रहा है, लेकिन बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा है जिससे उसकी शिक्षा पूरी हो सके या जिसके माध्यम से वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके। आज भी हमारे देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, वो रिमोट एरिया में पढ़ रही है, या फिर ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं हो। इस समय सरकार का यह कहना है कि हम दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी से जुड़ेंगे। यहां मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि जब तक विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संवाद की परंपरा न हो, जहां पर द्विपक्षीय बहुपक्षीय संवाद न हो, तब तक हमारे शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार की हम शिक्षा देना चाहते हैं, आज इस पिछले 2 महीने में आज वन वे टॉकिंग हो गई है, एक पक्ष से बातचीत जा रही है, सिर्फ सूचना प्रदान की जा रही है। सूचना प्रदान करना हमारी शिक्षा नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि आनन फानन में सरकार के निर्देश द्वारा या किसी भी ढंग से अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए जो शिक्षा जगत है पूरे देश का, वह जूम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, गूगल क्लासरूम, स्काइप, वेबएक्स, जीमीट आदि बहुत सारे तकनीकी पक्ष पर विचार कर रहा है और उसको माध्यम बनाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेवारी पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एक पक्षीय वार्तालाप है और एक पक्षीय वार्तालाप कभी शिक्षा के बीच में नहीं हो सकती है। वह सिर्फ सूचना प्रदान करने वाली हो सकती है। अचानक कैसे हम समझ सकते हैं कि कोविड-19 के इस संकट की घड़ी में कि हम एक साथ पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा की परंपरा की शुरुआत हम कर सकें। हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे शिक्षाविद जानते होंगे, आज सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन से पूछती है कि आपके पास ऐसी क्या व्यवस्था है जिसके माध्यम से अगर यह संकट की घड़ी और अगर बड़ी होती गई, विद्यार्थी अगर घर में रहने के लिए मजबूर हो गए, शिक्षक संस्थान जिस रूप में अभी बंद हैं उसी रूप में अगर 1-2 महीने और बंद किए गए, तो नए आने वाले शिक्षण सत्र में क्या यह संभव है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके? ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अपने स्तर पर इसे पूरा करे। इससे पहले कभी इस ढंग से कभी विचार नहीं किया गया। आज इस प्रकार का जो दबाव दिया जा रहा है शिक्षक संस्थानों पर या शिक्षकों पर, यह उचित नहीं है। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि आज तक हमने इस पक्ष की ओर ध्यान रखते हुए कभी भी ट्रेंड टीचर हमने नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसे टीचर हों जो अगर ऑनलाइन की अगर आवश्यकता पड़े तो वो टीचर ऐसा काम करवा सके। जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, आप देखें कि आज पूरे देश में एक बयार बह रही है कि अभिभावक को यह निर्देश दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि कोई अभिभावक विद्यालय को फीस नहीं देगा। यह बात मैं मानता हूं कि अभिभावक अगर घर में बैठे रहेंगे तो वो फीस कैसे अरेंज कर पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हमें सोचना पड़ेगा जिससे पूरे देश का शिक्षा जगत प्रभावित होता है, और वह इस प्रकार कि यदि अभिभावक
के माध्यम से अगर फीस प्रशासन तक नहीं आएगी, तो जो ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो पिछले 2 महीनों से अपने अथक प्रयास से निजी परिश्रम के कारण मौलिक रास्ता अपनाते हुए विद्यार्थियों से अपनी पहुंच बनाए हुए हैं, उनका घर कैसे चलेगा? उनका भी पेट है, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। हमें इस बात की ओर भी ध्यान रखना होगा, चाहे सरकार की ओर से उन्हें सहायता मिले, ऐसे विद्यालयों को सहायता मिले, या शिक्षकों की सूची बना करके प्रशासन मदद करे। लेकिन यहाँ प्रशासन अपना मत विश्वविद्यालय प्रशासन या महाविद्यालय प्रशासन या स्कूल प्रशासन पर थोप देता है। एक चिट्ठी जारी कर दी जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। हमें सरकार से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के विचार शिक्षकों के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। और रही बात शिक्षकों की, हमेशा प्रशासन को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक एक बंधुआ मजदूर नहीं है कि एक चिट्ठी के माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से आप उनकी दिशा को जबरदस्ती बदल देते हैं। प्रशासन को शिक्षाविद के सहायक के रूप में खड़ी होना चाहिए, सहायता के लिए खड़े होना चाहिए और मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों को आगे लाना चाहिए। शिक्षकों के पास इतनी पोटेंशियल है, उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वह इस देश की शिक्षा की स्थिति को सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब वह प्रशासनिक दायरे में बंध जाता है शिक्षक, फिर वह मौलिक जागृति उसके अंदर नहीं आ सकती, वह नए ढंग से परिश्रम करने में हिचकिचाता है। और इसलिए आज शिक्षा कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में या विश्वविद्यालय के दबाव में या जितने भी निजी या सरकार से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, सहायता प्राप्त जो संस्थान है, उनके दबाव में काम कर रही है। अगर ऐसा दबाव जारी रहा और सिर्फ एक पत्र से ही आप सारा कुछ अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह भी सरकार को समझना चाहिए। एक शिक्षाविद अगर सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहे तो सिर्फ खाना पूर्ति ही हो जाएगा, फिर वह रिकॉर्ड मेंटेन ही करना शुरू कर देगा। आज नई से नई चिट्ठियां आ रही हैं, आप रिपोर्ट दीजिए कि पिछले 3 महीनों में आपने क्या किया, 2 महीनों में आपने क्या किया। कभी ये नहीं बताया गया कि आपने ऐसा करना है, उसके लिए कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी गई है। हर बात हम अगर शिक्षकों के ऊपर ही हम सिर्फ थोपेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। हमें मानना पड़ेगा एक्चुअली वो होता है कि जितने भी संस्थाएं हैं, शिक्षकों को सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। एक जो विषय मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा वो यह है कि निस्संदेह जो पूरे देश के जो अपने चिकित्सा से जुड़े हुए जितने भी सेवी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो घर के बाहर जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्वयं से संगठन है, जो बाहर निकलकर इस कोविड-19 के संकट के समय में घर से बाहर निकलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको नमन करता हूं। लेकिन इस देश में अभी तक इस बात की ओर चर्चा भी नहीं की गई है कि घर बैठे शिक्षक भी, बहुत सारे शिक्षक बिना सैलरी लेकर भी विद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों को, महाविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ा रहे हैं, उनको इंगेज रखे हुए हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे घर में शिक्षा से जुड़े रहें, शिक्षा से कट ऑफ ना हो जाएं, लेकिन कभी भी उनके अर्थ की ओर हम चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ये बात ध्यान देना चाहिए। एक चीज और कि अगर इस ढंग से चीजें होती गई, अगर हम ये मान लेंगे कि ऑनलाइन जो सिस्टम है वही सबसे अच्छा है और आज हम मजबूरी में जो कर रहे हैं उसी को हम प्रायोरिटी बेस पे करेंगे, तो भारत में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत ही दूरगामी क्षेत्र में रहती है, जहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है। अगर ऐसा रहा तो जितने भी वेल ऑफ फैमिली है उनके बच्चे ही वेल ऑफ होंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा। जो शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनके परिवार से ही बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। तो हमें सभी चीजों को देखते हुए, समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, समाज की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, कहां पर किस क्षेत्र में कैसी सुविधाएं हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक समन्वय स्थापित करना होगा। और वह समन्वय पूरे देश में एक ढंग से उसके ऊपर चाहे सर्वे करना पड़े, कुछ दिन समय हमें लेना पड़े, सहयोगी जो अलग अलग जो संगठन हैं
उनसे हमें चाहे सहायता लेना पड़े, जो शिक्षाविद जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे हमें मार्गदर्शन लेना पड़े। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि संस्थान से जो संस्था चालक हैं उनसे, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं उनसे, विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे, और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, इन तीनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और उसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए जिनके माध्यम से इस देश की शिक्षा को दिशा दिया जा सके। अगर अभी यह शेप नहीं दिया गया, दिशा नहीं प्रदान किया गया, तो एक भटकाव की स्थिति जो पूरे देश में आज शिक्षा को लेकर के है, आज परीक्षा को लेकर के है, जो एग्जिस्टिंग क्लास जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यूजीसी ने जो गाइडलाइन दिया है उसमें तो ये कहा गया अगर समय अच्छा रहा तो हम जुलाई में पेपर ले लेंगे, लेकिन जो 6,6500 की जो गिनती जो बढ़ रही है, कोरोना जो रोगी है उनकी जो गिनती संख्या जो बढ़ती जा रही है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये जो इस प्रकार का जो भ्रम जो फैल रहा है, विद्यार्थियों में जो एक अनिश्चितता जो बनी हुई है, उसको शांत करने के लिए प्रशासन, सरकार और शिक्षाविद और जो वर्तमान जो शिक्षक हैं, इन सभी से मिलकर के एक समन्वय स्थापित हो और उस समन्वय से जो परिणाम निकल कर आए उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साइंस कॉलेज नांदेड़ का कि जिन्होंने आज के इस गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर धर्म सिंह संधू जी के आशीर्वाद से, मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं समर्थ हो पाया कि मैं आपसे जुड़ सकूं। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई मेरे बातचीत के क्रम में अगर कोई बिंदु से निकलकर सामने आते या कोई प्रश्न आते हैं तो आप रख सकते हैं, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। धन्यवाद। कोई इशू नहीं है, चलने दीजिए। जी धन्यवाद सर, आपने अपने विचार प्रस्तुत करके सभी सहभागियों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर अभी योगेंद्र सिंह बिसेंटी दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका परिचय मैंने पहले दिया है, आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। डॉक्टर योगेंद्र सिंह बिसेंटी। नमस्कार। नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी संचालित विज्ञान महाविद्यालय नांदेड़ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सम्मिलित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा हिंदी विभाग अध्यक्षा अरुणा शुक्ला जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सुअवसर हम सभी को यहाँ पर प्रदान किया। कोरोना काल में शिक्षा की भूमिका, स्वरूप, पद्धति, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, इस विषय पर संपन्न होने जा रहे इस वेबिनार में मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा की जो भूमिका है, काल कोई भी हो, युग कोई भी हो, समय जिस प्रकार का हो, जिस प्रकार की स्थितियां हो, शिक्षा की भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा की भूमिका ये बनी रहती है। ज्ञान देना, संस्कार देना, मनुष्य के भीतर की ज्ञान की शक्तियों को जागृत करना, यह शिक्षा के उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, जानकारी की दृष्टि से मनुष्य समृद्ध होता है। ये मेरी दृष्टि से शिक्षा का सामान्य अंग है। शिक्षा से जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार शिक्षा से व्यक्ति का समाज की ओर जाने का एक रिश्ता दृढ़ होता है, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया को बल प्राप्त होता है। कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई है, सारा विश्व इससे जूझ रहा है। जगत के सारे विशाल राष्ट्र जिनका सारा दम्भ अहम इस कोरोना ने समाप्त कर दिया है। मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र, आणविक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र,
इनको यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस कोविड-19 ने कि मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसको समझे। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक का दायित्व क्या होगा? तो मैंने कहा कि उसकी भूमिका तो निश्चित है, जिस प्रकार की भी स्थितियां उत्पन्न है उस स्थितियों से जूझने की क्षमता अपने छात्र में, अपने समाज में निर्माण हो, यह दायित्व शिक्षक का है। फिर आज के वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में इसका स्वरूप क्या होगा, उसकी पद्धति क्या होगी? मैं ये मानता हूं कि स्थितियां बहुत गंभीर है, लेकिन केवल प्रशासन पर केवल प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर समस्या का समाधान होगा, ऐसे मैं नहीं मानता। मुझे याद आती एक चित्रकार था और उसने एक बढ़िया पेंटिंग बनाया, एक अच्छा चित्र बनाया, और अच्छा चित्र बनाने के बाद उसने कहा कि मेरे जीवन का सबसे अनमोल चित्र है, इसमें कमियां क्या है? तो किसी विद्वान ने कहा कि एक काम कीजिए, इसको चौराहे पर रख दीजिए और चौराहे पर रखने के बाद नीचे एक टिप्पणी लिख दीजिए कि इस चित्र में क्या गलतियां दिखाई है। उसने चौराहे पर चित्र रखा, नीचे टिप्पणी लिख दी, इस चित्र की गलतियां दिखाई है। वहां पर एक ब्रश रख दिया, रंग की बोतल रख दी, और राहगीर जो गुजर रहे थे उसको देख रहे थे, पढ़ रहे थे और उसकी सारी गलतियां दिखा रही थी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। संध्या हो गई, शाम में वो चित्रकार आ गया और चित्रकार ने चित्र की ओर देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो फिर अपने गुरु के पास चला गया और उसने कहा कि मैंने इतना बढ़िया चित्र बनाया था, लेकिन देखो इसमें कितनी गलतियां दिखा दी लोगों ने। गुरु ने कहा कि रुको, फिर से ऐसे ही एक चित्र बनाओ। उसने कहा कि क्या करूंगा चित्र बनाकर? तो कहा कि चित्र तो बनाओ। चित्र बनाया, उसी प्रकार का पहला जैसा चित्र था उसी प्रकार का दूसरा चित्र बनाया, और दूसरा चित्र बनाने के बाद उसने कहा कि अब इसके नीचे टिप्पणी लिखिए, इसके नीचे एक टिप्पणी लिखो कि इसमें जो गलतियां हैं वो दिखाए, लेकिन उसके साथ में ये गलतियों को ठीक कैसे किया जाए इसका सुझाव भी दे। चित्र रखा, चौराहे पर ले जाकर टिप्पणी लिख दी कि इसकी गलतियों की दिखाए और उसको ठीक कैसे करें इसका सुझाव भी दिखाए। फिर ब्रश रख दिया, रंग रख दिया। दिन भर में काफी लोग गुजर रहे थे चौराहे से, सबने चित्र देखा, नीचे की टिप्पणी पढ़ी, लेकिन किसी ने कोई गलती नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि केवल गलती दिखाना नहीं था, गलती के साथ में उस गलती को सुधार कैसे करे यह भी दिखाना वहां पर आवश्यक था, जो कि किसी ने नहीं किया। केवल वर्तमान स्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी से काम न, अध्यापक है तो हमारा यह दायित्व बनता है कि आज की इस महामारी के समय हम वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य अपने छात्रों में और अपने समाज में उत्पन्न करें। स्थितियां तो वर्तमान स्थितियां बहुत गंभीर है, बात सही है। फिर इसका स्वरूप कैसे होगा? तो एक पर्याय सामने निकल आया कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, की बात सही है। मेरे पहले सौरभ जी ने अपनी बात कही कि इतने कम समय में और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में क्या यह ऑनलाइन शिक्षा संभव है? यह संभव नहीं है, यह बात सही है। लेकिन जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां कुछ ना कुछ प्रयास करें, इसलिए तो कुछ किया जा रहा है। और इसी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से उपकरणों के आधार पर आज हम सब लोग जुड़े हैं। ये बात तो सही है कि इतने बड़े विशाल देश में सारी शिक्षा ऑनलाइन दी नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा जिस प्रकार का अध्यापक और शिक्षक के साथ में जो एक निजी संबंध जिस प्रकार का प्रस्थापित होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता ऑनलाइन शिक्षा में। इसलिए तो वहां तो व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। ये समय कितना लगेगा ये हम नहीं कह सकते। एक बात ध्यान रखो मित्रों कि जब अकाल आता है तो अकाल जब अनाज का आता है तो अकाल जब अनाज का आता है तो मानव मरता है, मनुष्य मरता है। लेकिन अकाल जब संस्कारों का आता है तो मनुष्यता मरती है, मानवता मरती है। और ऐसे संस्कारों का अकाल समाज में न हो ये देखने का दायित्व तो अध्यापकों का है। वह जिम्मेदारी का निर्वहन अध्यापकों को करना होगा। और जब इस प्रकार की स्थितियां होगी तो आगे जाकर भविष्य भी उज्जवल होगा। अब भविष्य में क्या होगा तो एक बात सभी अध्यापकों ने समझने की आवश्यकता यह है, मेरा मानना यह है कि यदि ऑनलाइन शिक्षा भी देनी है, तकनीकी शिक्षा भी देनी है, तो पहले हमारे अध्यापकों को उस क्षेत्र का ज्ञान अर्जित करना होगा। जब हमारे पास वह ज्ञान होगा तो ज्ञान हम प्रदान कर पाएंगे। जब हमारे पास उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम छात्रों तक वो ज्ञान नहीं पहुंचा पाएंगे, उस प्रकार की तकनीकी शिक्षा नहीं दे पाएंगे।
दूसरी बात ये कि आने वाली जो जनरेशन है ये पिछली जनरेशन से और अधिक प्रगत है। ये हमेशा के लिए होता है कि जैसे हम देखते हैं कि हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो हमसे हमारा छोटा भाई या हमारे घर का छोटा बच्चा वो बहुत अधिक हमसे अधिक गति से उसे संचालित कर सकता है। तो हमसे अधिक आने वाली जनरेशन ये सक्षम है, तो हमें भी उस प्रकार की सक्षमता हमें निर्माण करनी होगी, इसकी भी आवश्यकता है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि आज की स्थिति में जिस प्रकार से समूचे राष्ट्र जगत में यह महामारी फैली है, तो एक अर्थ से इस आपत्ति को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस आपत्ति का परिवर्तन इष्टापत्ति में कैसे कर सकते हैं, हम एक अच्छा अवसर के रूप में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह देखने की आवश्यकता है। कि आज जगत की सारी कंपनियां अपने अपने क्षेत्र से हटकर अपने मुल्क की ओर वापस जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने प्रदेश में कुछ न कुछ रोजगार के अवसर, कुछ निर्माण करने की क्षमता हम छात्रों में हम निर्माण करें। जैसे मैंने कहा कि यह सारा संस्कार देने का दायित्व अध्यापकों का है कि एक सोचने की दृष्टि व समझ हमारे छात्रों में भी विकसित हो। मुझे कवि की पंक्तियां याद आती है कि जिसमें कवि कहता है कि ऐसे सत्य सिखाना जग को अनाचार जग से मिट जाए, ऐसे सत्य सिखाना जग को अनाचार जग से मिट जाए, मिटे सारी असत कल्पना शाश्वत सत्य भूमि पर आए, तुम भूखे भगवान तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं, तुम अंतर के माली तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं, आने वाला भविष्य भी हमारा उज्जवल हो। इस दृष्टि से एक प्रकार की चेतना, वह आत्मविश्वास हम अपने छात्रों में निर्माण करें। यदि हमने वह छात्रों में आत्मविश्वास निर्माण किया तो आने वाला कल यह एक अच्छा कल होगा, अच्छा सवेरा होगा, और उस प्रकार का कल निर्माण करने की क्षमता ये अध्यापकों में है। और यह बात, इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जब जब भी राष्ट्र पर आपत्ति आई है, इतनी भीषण आपदा तो राष्ट्र पर क्या जगत पर इससे पूर्व कभी नहीं आई। इतिहास के पन्नों पर कोई ऐसी आपदा देखने के लिए नहीं मिलती। आज ये जो आपदा है, इस आपदा के समय हमें इतिहास के पन्नों से वो सीख लेनी होगी कि इतिहास के पन्नों पर एक चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त का निर्माण किया, और एक चंद्रगुप्त ने समग्र आपत्तियों के साथ जूझते हुए राष्ट्र में अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। इस राष्ट्र में आज तो सारे विश्वविद्यालयों में ऐसे कई चाणक्य हैं। ऐसे चाणक्यों को अपने भीतर की उस ऊर्जा को जागृत करना होगा और अपने अपने कक्षा के चंद्रगुप्त का निर्माण हमें करना होगा। कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा, कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा, कौन देश की डगमग नैया आकर पार लगाएगा। धीर धरो अध्यापक वीरो, वह दिन भी आ जाएगा जब इस देश का हर अध्यापक देशभक्त चाणक्य बन जाएगा। वो सामर्थ्य, वह ऊर्जा, वो शक्ति अपने छात्रों में निर्माण करने की क्षमता सभी अध्यापकों में जागृत हो। यह शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों से हमें अवगत कराए। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर जो मानव प्रगतिशील हो रहा है, घर बैठे हुए भी पूरी तरह से शिक्षा को अर्जित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ पर जो डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल है। सुरेश चंद्र जी शुक्ल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में वो आमंत्रित है। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल जो लखनऊ में जन्मे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए ओस्लो में पहुंचे, ओस्लो विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की। आपने उसी विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। वर्तमान में आप इंडो नागिरिज्म कल्चर एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। आप स्कॉलिंग दर्पण के संस्थापक तथा संपादक हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी है, इन्हें आपने नॉर्वेजियन साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी किया है और अनेक भारतीय साहित्यकारों की रचनाओं का नॉर्वेजियन भाषा में अनुवाद भी आपने किया है। नॉर्वे के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन, उनके प्रसिद्ध नाटक
नाटकों का भी आपने हिंदी में अनुवाद किया है। विश्व प्रसिद्ध नाटककार इब्सन का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है उड़िया, उसका भी आपने अनुवाद किया है जो बहुत लोकप्रिय है। आप नॉर्वेजियन की लोकल पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं। आपने वहां के समाज और वहां के जनजीवन को बहुत प्रभावित भी किया है। आप नियमित रूप से नॉर्वे में रह रहे साहित्यकारों की संगोष्ठी भी करते रहे हैं। भारत, नॉर्वे और विश्व के जितने महान साहित्यकार हुए हैं उन पर आप चर्चा भी करते रहते हैं। आज इस विषय पर उनका व्याख्यान हमें प्राप्त हुआ है और जो होने जा रहा है वो यहाँ पर उपस्थित है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल को। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल, आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल। सुरेश चंद्र जी शुक्ल। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। आ रही है आवाज? अच्छा, अब जी धन्यवाद। जी आ गई? जी हाँ। जी जी जी, मैं सुरेश, मैं शुरू करता हूँ फिर। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मेरी। जी हाँ, नमस्कार। कोरोना काल में शिक्षा दशा और दिशा, इस सेमिनार में देश विदेश के सभी सुधीजनों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों का ओस्लो नॉर्वे से मैं सुरेश चंद्र शुक्ल आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आयोजकों ने इतने महत्वपूर्ण और सामयिक विषय कोरोना काल में शिक्षा दशा और दिशा पर वेबिनार आयोजित किया है, उसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी बात या बाधा हो पर शिक्षा में बाधा नहीं डाली जा सकती। जब पूरे विश्व को कोरोना संक्रमण संकट से घेर रखा है, अधिकांश स्थानों में लॉकडाउन है, शिक्षा संस्थान बंद हैं, तो मैं भी सीखने और सिखाने को कभी नहीं बंद किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के शिक्षा संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। जब किसी भी व्यक्ति जो बाहर नहीं निकलता आज और भीड़ में नहीं जा सकता, तो वह कमरे में बैठा हुआ है, पूरी सुरक्षा के साथ अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से क्लासरूम जैसा ज्ञान अर्जित कर सकता है। जहां उसे शंका हो, बात समझ में ना आए, वह अपने शिक्षक से ठीक उसी प्रकार से संवाद कर सकता है जैसे प्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम में अपने अध्यापक से। आज जबकि पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में जबरदस्त संचार क्रांति हुई है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास आधुनिक साधन उपलब्ध न हो। इसलिए वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा सहज, सुलभ विकल्प है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि इसकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। हालांकि आरंभिक दौर में प्रस्तुतिकरण को लेकर
कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पर थोड़े से अभ्यास के बाद इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार कार्यशालाओं में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन शिक्षा में भी ऐसा होने लगेगा, जिससे छात्र को समझने में सुविधा होगी और शिक्षा रोचक हो सकेगी। आज के इस वेबिनार में अनेक जाने माने शिक्षाविद और संचार क्रांति से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उन्हें नए नए प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। यदि हम कोरोना काल की इस व्यवस्था को बेहतर और सरल बना सके तो यह शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति होगी जिसके माध्यम से हम बहुत कम साधनों के द्वारा हर छात्र छात्रा को शिक्षा से जोड़कर उसके परिवार और समाज का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, जो काम विवशता में करने पड़ते हैं उनके प्रभाव इतने व्यापक होते हैं कि वह आवश्यकता बन जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं सारी दुनिया के युवाओं की प्रथम जीन्स, यानी जिससे आप पैंट पहनते हैं, प्रथम जीन्स की चर्चा करना चाहूंगा। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने पर जो जीन्स गरीब और मजबूर की सस्ती और मजबूत होने के कारण विवशता थी, वह जीन्स आज फैशन है और बहुत अच्छे दामों पर मॉल और शोरूम में गर्व के साथ खरीदी और बेची जा रही है। आज कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन एजुकेशन में जो लोग बेकार अनुपयोगी जिसको बता रहे हैं, कल वे बेबी जीन्स की तरह इसे गर्व से स्वीकारेंगे। इस विषय पर जैसे पहले मैं कह चुका हूं कि हमारे शिक्षाविद बंधु नए प्रयोग करेंगे, इसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाने में ठीक उसी तरह सफल होंगे जैसे आज का यह सफल वेबिनार है। दुनिया के जाने माने उच्च शिक्षा संस्थान है, ऑनलाइन शिक्षा बहुत प्रचलित है। मेरा बेटा डॉक्टर अनुपम, जो बाल रोग विशेषज्ञ है, इसी सप्ताह ऑनलाइन माध्यम से अपनी योग्यता और क्षमता को शिक्षा के माध्यम से बढ़ा रहा है। मुझे इस नए ढंग के वेबिनार के माध्यम से भारत से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अपने अध्ययन कक्ष में आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला। इस नए और सफल प्रयोग के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नॉर्वेजी भाषा में यदि कहूं तो मैं ये कहूंगा थ्यूसन थक ओगलिक के तिल। आपको कोटि कोटि धन्यवाद और भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल। आप इतने दूर दराज से यहाँ आकर हमारे यहाँ सभी प्रतिभागियों को, विद्वत जनों को आपके विचारों से प्रभावित किए और हमें आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी, विद्यालय को भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में पधारे हुए डॉक्टर विनोद बब्बर जी को। विनोद बब्बर जी प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के रूप में आपकी एक पहचान है। पिछले 2 दशकों से पत्रकारिता में आप सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। राष्ट्र किंकर साप्ताहिक पत्र का नियमित प्रकाशन आप करते हैं। 3 कहानी संग्रह, 6 निबंध संग्रह, 3 यात्रा संस्मरण, 3 व्यंग साहित्य, 1 काव्य संग्रह। इनके द्वारा रचित साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद आप करते हैं। आपकी रचनाओं पर 10 से अधिक शोध छात्रों ने कार्य किया है।
20 से अधिक देशों की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा, 200 से अधिक सेमिनारों संगोष्ठियों में सक्रिय सहभाग वक्ता के रूप में आज आमंत्रित हुए हैं। देश विदेश के 50 से अधिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित देश भर के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित स्वतंत्र लेखन आप करते रहे हैं और आपके ही विषय को लेकर मेरा लघु शोध प्रबंध जारी है। साथ ही साथ मेरे एक शोध छात्र ने आपके विषय को लेकर पीएचडी भी की है। सर, आपको हम सुनना चाहते हैं। आपका स्वागत है। नियमित स्वतंत्र लेखन करते रहते हैं और आपके ही विषय को लेकर मेरा लघु शोध प्रबंध जारी है। साथ ही साथ मेरे एक नमस्कार। इस वेबिनार के आयोजक संयोजक गुरु की नगरी नांदेड़ के साइंस कॉलेज के प्राचार्यों को, प्रबंधकों को और विशेष रूप से डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक सामयिक विषय पर चर्चा आयोजित की। आजकल बहुत वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन उनमें मैं देख रहा हूं लगभग मैं प्रतिदिन किसी न किसी वेबिनार में भाग लेता हूं, शिक्षा पर कहीं भी कोई बात नहीं हुई। आपका ये वेबिनार प्रथम है जो इस विषय पर चर्चा कर रहा है। आपने इस काम में जो कदम उठाया है, जो इस ओर ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो बाधित नहीं हो सकता, रोका नहीं जा सकता। परिस्थितियां उसको रोक सकती हैं, रोकने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा ही तो है जो जीव को मनुष्य बनाती है, उसको उपयोगी बनाती है। आज पूरी दुनिया के जो डॉक्टर कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे सुरक्षा कर्मी कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं, इन सबको किसी न किसी माध्यम से शिक्षा ही मिली है। इनकी नींव शिक्षा है। अगर उन्हें शिक्षा ना मिली होती तो बहुत संभव था कि आज युद्ध हम शुरू होने से पहले ही हार चुके होते। इसलिए शिक्षा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जब भी किसी डॉक्टर का, किसी सुरक्षा कर्मी का, किसी स्वच्छता कर्मी का या और कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान पा रहा है, वास्तव में वो शिक्षा का ही सम्मान है। वो शिक्षा ने ही उनको इस योग्य बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा को हम बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही है कि शिक्षा के ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में इस स्थिति की कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। ये कल्पना से परे की बात है। इसलिए ये एक आपदा है और आपदा प्रबंधन के बारे में जो अनुमान लगाए जा सकते थे, इस कोरोना के बारे में लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसने अवसर ही नहीं दिया। ये अचानक एक आई। हालांकि भारत का इस मामले में कुछ अच्छा रहा कि उसे ये यूरोप और अन्य देशों में जो अनुभव थे, जो वहां कठिनाइयां थी, उनसे कुछ जानकारी मिली, जिससे हम इससे बेहतर तरीके लड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षक की भूमिका, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सभी घर पर बैठे हैं, लेकिन शिक्षक मौन नहीं रह सकता। अभी आदरणीय योगेंद्र जी ने चाणक्य का उदाहरण दिया। चाणक्य ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि शिक्षक ही जो है वो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, वो राष्ट्र की सोच को बदल सकता है, हर व्यक्ति को बदल सकता है। अगर वो शिक्षक मौन हो गया तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि शिक्षक मौन नहीं है, अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है। बहुत से शिक्षकों को जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं उनसे लगातार संवाद करता हूं, तो मैं पाता हूं कि वो किसी न किसी रूप में अपने शिष्यों के साथ, अपने छात्रों के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनकी कोई समस्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी
नॉर्वे से डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी ने बात की कि उनका बेटा जो डॉक्टर है, मैं उससे नॉर्वे जाने पर उनसे मिला, वो बहुत कुशल डॉक्टर है, लेकिन वो भी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का और विकास कर रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि ऑनलाइन अभी वर्तमान में हमें बहुत व्यवहारिक नहीं दिखाई दे रहा, कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। इसी वेबिनार को ले लीजिए, हमने शायद आरंभ में किसी और ऐप के माध्यम से इसको प्रचारित करने की बात की थी, लेकिन बाद में कुछ बाधाओं को देखते हुए अंतिम क्षणों में बदलाव किया। तो इस तरह की चुनौतियां इस वेबसाइट की ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर रहेंगी। मैंने इस शिक्षा की समस्या को लेकर इस कोरोना काल में लगातार कई लेख लिखे, यहां तक कि शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिए। विशेष रूप से जो छोटे छोटे बच्चे घर में ऑनलाइन ये छोटे से मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस मोबाइल को हम उन बच्चों से दूर रखने की बात करते थे, ये कहते थे कि उनकी आंखें खराब होंगी, आज वो उसी पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं अभी अपने एक मित्र को कह रहा था कि जिस मोबाइल को ये आमतौर पर हम कहते थे कि शिक्षा संस्थानों से बाहर रखा जाए, आज पूरा का पूरा शिक्षा संस्थान ही उस मोबाइल के अंदर आ गया है, उसकी के अंदर कैद हो गया है। तो इसका क्या छुपाई किया जाए? तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो विभिन्न टीवी चैनल्स हैं, दिन भर बकवास करते हैं, एक एक विषय को खींचते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, क्या इनका कोई सामाजिक दायित्व नहीं है? मैंने सरकार से इस संबंध में अनुरोध भी किया था, शिक्षा विशेषज्ञों से भी चर्चा की कि इन्हें भी इनका सामाजिक दायित्व बताया जाए और सभी टीवी चैनल्स को कम से कम 3-4 घंटे रोज इस शिक्षा विदों को बुला करके या ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड करके वो दिया जाए अलग अलग क्लासों का। जब सारे व्यवसाय, यहां तक एक छोटे से छोटा व्यवसायी भी अपना आर्थिक नुकसान सहन कर रहा है, एक किसान मजदूर भी कष्ट में है, तो क्यों ना इन टीवी चैनलों को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। यदि हम इन सभी टीवी चैनल्स पर, चाहे वो दूरदर्शन के हों या अन्य हों, अगर वो 2-3 घंटे तक रोज हिंदी और स्थानीय भाषाओं में अगर शिक्षा के बारे में कुछ कार्यक्रम प्रसारित करें तो बहुत लाभ हो सकता है। ये सुझाव हमने माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को भी दिया और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने कहा है कि शीघ्र ही 12 चैनल्स ऐसे बनाएंगे, एजुकेशन चैनल्स, जिसमें अलग अलग क्लासों का होगा। हमने इस संदर्भ में लगातार बात की। विशेष रूप से अभी बहुत सारी जो कक्षाओं की परीक्षाएं बाकी हैं, जैसे सीबीएसई की अभी 12वीं की कक्षाएं कुछ बाकी है, तो सारे देश के अंदर उनके सेंटर दूर दूर स्थानों पर बनते हैं। मैंने विशेष रूप से उनको सुझाव दिया कि जो बची हुई परीक्षा 2-4 हैं, उन्हें उन सेंटर की बजाय अपने स्कूल में ही लिया जाए, अपने कॉलेज में ही लिया जाए। वहां बेशक बाहर के लोग आए, बेशक वो बाहर से चेकिंग हो, लेकिन उन बच्चों को दूर ना जाना पड़े और जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम हो। तो शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को भी माना है। तो हम में से बहुत से लोग शिक्षाविद हैं, उनके पास भी इस तरह के सुझाव हो सकते हैं। इस बारे में भी हमें जहां तक भी संभव हो अपने सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए। आदरणीय जोगिंदर जी ने बहुत अच्छा कहा कि चित्र में कमियां बताई जा सकती हैं, लेकिन उस चित्र को किस तरह से चलचित्र बनाया जाए, किस तरह से इस राष्ट्र की जो धारा है उसको पहिया बनाया जाए, उसको गति देने वाला हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के निश्चित रूप से समस्याएं हैं, लेकिन वो मनुष्य क्या जो हार मान ले, और शिक्षक तो मनुष्यों में भी असाधारण है। शिक्षक होना सबके बस का नहीं है। ये सच तो यह है कि हर व्यक्ति के अंदर शिष्य बनने की भी योग्यता नहीं होती। शिष्य होना भी बड़ी बात है, लेकिन जो शिक्षक बना है उसके अंदर कुछ ना कुछ असाधारण होना चाहिए, उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, उसमें राष्ट्र के प्रति चिंतन होना चाहिए। इसीलिए तो उसको राष्ट्र का निर्माता कहा गया। और जहां तक मैं समाज के विभिन्न को देखता हूं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है और सब, ये भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी राष्ट्र का निर्माता नहीं कहा गया। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को ही कहा गया है। उसकी विशेष दायित्व भी है, कोई जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता। और वास्तव में ये सत्य है कि वो भाग भी नहीं रहा। आज जब सारा देश, सारी दुनिया ईद मना रही है और शिक्षक, हमारे देश के 1000 से अधिक शिक्षक यहाँ इस वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, दूसरे से जानने का
प्रयास कर रहे हैं। अब तक जिन वक्ताओं ने भी अपनी बात कही है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र आए हैं। शिक्षक इस अंधेरे के अंदर अगर एक दिया भी जला सका अपने प्रयास करके तो बहुत बड़ी बात होगी। इस साइंस विद्यालय ने जो प्रयास किया है उसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए। और जैसा अभी एक सुझाव आया कि ऑनलाइन शिक्षा केवल मेरा चेहरा दिखाने का नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो आप सबको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको और प्रयास करें तो मेरे चेहरे की बजाय जो मैं बात कह रहा हूं उससे संबंधित सामग्री उस पर आए तो छात्रों पर और प्रभावी हो सकता है, और प्रयास हो सकता है, और सुधार हो सकता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो अनुभव हमें सिखाएगा, अनुभव हमें और प्रबल, सुदृढ़, सक्षम बनाएगा। और एक विशेष बात मैं और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के अंदर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों पर शोध कार्य होता है। एक नया विषय कोरोना ने हमें दे दिया है, आपदा प्रबंधन, जो पहले से ही था। अचानक आने वाली आपदाओं के बारे में, इस प्रकार की आपदाओं, इससे भी 1000 गुना भयंकर आपदाओं के बारे में भी हमें पूर्व अनुमान लगाना होगा, उनकी भी तैयारी हमें करनी होगी। ये शिक्षा को एक बहुत बड़ा विषय मिल गया है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ना केवल सरकार को, प्रशासन को, कॉलेज प्रबंधन को, बल्कि सभी शिक्षकों को, शोधार्थियों को भी कि आपदा इस प्रकार की भी आ सकती है जो कल्पना से परे थी। तो ऐसी कल्पनाएं कहां तक जा सकती हैं। हालांकि जब मैं साहित्य की बात को पढ़ता हूं, देखता हूं, बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों के, बहुत से ऐसी लेखकों कहानियों को पढ़ा है जो आने वाले 100 वर्ष बाद की कल्पना करके उन्होंने कहानियां लिखी हैं। तो हमें इन आने वाले 100 वर्ष बाद की आपदाओं की भी कल्पना करनी है, उनकी भी तैयारी करनी है। और शिक्षा इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है, और शिक्षा ही कर सकती है। हम बहुत सी आशाएं जो समाज के अन्य लोगों से लगाए हैं, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा समाज के अन्य वर्ग भी हमसे आशाएं लगाए हैं। और वो चाणक्य जिनकी बात की जा चुकी है, भूखे रह करके भी, कष्ट सह करके भी, एक मुट्ठी चना खा करके भी इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर सकता है। और जहां शिक्षक और शिक्षा अपने कर्तव्य से चूक गए, उसे कोई वरदान भी नहीं बचा सकता। श्री राम यदि वहां तक पहुंचे तो उनके शिक्षकों का महत्व था। और हम अन्य अन्य कालों की घटनाओं को देखते हैं तो जो महान बने, उनकी महानता के पीछे निश्चित रूप से उनके शिक्षकों के द्वारा उनके हृदय में बोया हुआ वो अंकुर था, जो बाद में ऐसा बना जिसने विश्व में परिवर्तन किया, विश्व में एक क्रांति की। आज इस वेबिनार के माध्यम से शिक्षा की दशा दिशा और क्या क्या होना चाहिए, इसको लेकर के जो विचार हो रहा है, आप सब ने जो भाग लिया है, सबके मन में अनेक प्रकार की बातें हैं। मैं जानता हूं कि सब मुझसे अच्छे ढंग से इस विषय पर उनके पास सुझाव रहे होंगे। मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव करूंगा। हमारे जितने भी शिक्षक और शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, यदि संभव हो तो आयोजकों की वेबसाइट पर अपने या ईमेल लेकर के अपने विचार दोहराने की बजाय जो बातें कही जा चुकी हैं सभी वक्ताओं के द्वारा, उनके अलावा भी जो कोई सुझाव हो, यदि वो भी भेजें तो इनका संकलित करके हम सभी सरकार की बात कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं। शिक्षा अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। आप सब इस विषय पर बहुत तन्मयता से, मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिनों से, कई दिनों से लगातार सैकड़ों लोगों के फोन और संदेश आ रहे हैं। और यहां तक कि कुछ लोगों को कोरोना ने एक बहुत बड़ी भ्रम हमारे सामने उत्पन्न किया कि अभी हमें तिथि बोध ही नहीं रहा। कल बहुत से मित्रों ने मुझसे संपर्क किया, फोन किया कि आज कार्यक्रम है। मैंने कहा 25 है, वो बोले आज नहीं है 25 क्या? तो तिथि भी भूल गई हमें। तो हमें तिथि बेशक भूल जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकती। हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास है, और शिक्षक को अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। उसे मालूम है कि मुझे अपना नहीं, अपने छात्रों का ध्यान रखना है, उनके भविष्य का निर्माण करना है। मेरे छात्रों के भविष्य के साथ ही इस समाज और राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। आप सब लोग इस विषय पर चिंतन कर रहे हो,
आयोजकों ने मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर मिला। देश और दुनिया के विभिन्न भागों से जो शिक्षक और लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि शिक्षक वंदनीय होता है। आप सब के हृदय में जो शिक्षा के प्रति भावना है, आप सभी शिक्षक हो, मैं भी आपको अपना शिक्षक मानकर प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आयोजकों को पुनः बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद बब्बर जी। आपने अपनी इस ज्वलंत विषय पर जो बात रखी, चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण है और आज के इस काल में वो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर सभी विद्वत जनों ने अपनी बात रखी। कोरोना काल में शिक्षा की भूमिका, उसका स्वरूप, सद्य स्थिति, उसका भविष्य कैसा है, इस पर उन्होंने जो बात रखी, हमारे सारे प्रतिभागी इन्होंने इसको सुना है और आपके विचारों से वो लाभान्वित हुए हैं। अब यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रतिभागियों के प्रश्न भी आए हैं। उन प्रश्नों को लेकर यहाँ पर मैं पूनम शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। पूनम शर्मा अपने प्रश्न रखेगी। धन्यवाद। श्री प्रकाश मिश्रा जी का एक प्रश्न है कि इंटरनेट से शिक्षा का महत्व कितना उचित है। यह डॉक्टर सौरभ कुमार जी से पूछा गया है। नमस्कार। डॉक्टर सौरभ कुमार जी से प्रश्न पूछा गया है। श्री प्रकाश मिश्रा ने पूछा है कि इंटरनेट से शिक्षा का महत्व कितना उचित है। सौरभ जी लीव हो गए हैं जी। अगला प्रश्न लीजिए। जी हाँ, विनोद बब्बर जी से सवाल किया गया है। नीरू मेहता जी ने पूछा है नीरू मेहता जी पूछती हैं कि डिजिटल शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के पूरक रूप में अपनाना कहाँ तक तर्कसंगत है। परंपरागत शिक्षा का स्थान डिजिटल शिक्षा एकाएक नहीं ले सकती है। परंपरागत शिक्षा में जो संवेदनात्मक स्पर्श है वो मशीनों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। संवेदनात्मक स्पर्श और डिजिटल शिक्षा जो मशीनों के, बेजान मशीनों के द्वारा दी जाती है, उसमें अंतर सदैव रहेगा। लेकिन विवशताओं को भी समझना होगा, उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। ये वाला जो स्वरूप हम अपना रहे हैं, ये शौक नहीं है, ये विवशता है, मजबूरी है। जैसा डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी ने कहा है, जीन्स का उदाहरण दिया। वो जीन्स कभी मजबूरी में अपनाई गई थी, गरीब और मजबूर लोग पहनते थे। बाद में उसमें इतना सुधार होता गया कि बाद में वो शौक बन गया। बाद के अंदर उसकी रईस लोग पहनने लगे। आज तो फटी हुई जीन्स पहनने का भी रिवाज आप सब लोग देख रहे होंगे। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय हरगिज नहीं है कि केवल डिजिटल शिक्षा ही हो, डिजिटल भी हो, ही नहीं भी। ठीक। तो मैं समझ जी सर, पुष्पांजलि अग्रवाल जी का भी सवाल है आपसे कि सर जी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का तो दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा है, पढ़ाई सिखाई जा रही है, लेकिन हिंदी और संस्कृत इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। उसके लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। देखिए, ये अभी सरकार का ध्यान, जैसा शायद सौरभ जी ने आरंभ में कहा था कि सरकार का ध्यान अभी सुरक्षा की ओर है, अभी शिक्षा की ओर। आज शायद भारत में इस प्रकार की कोई संगोष्ठी हो रही है, चर्चा हो रही है, इसका प्रभाव सरकार तक भी पहुंचेगा, देश के जो नीति निर्माता है उन तक भी पहुंचेगा। वहां भी सब कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा। आपका, मेरा, हम सबका जहां जहां भी प्रभाव संभव हो, ये बात उचित मंच से, उचित माध्यम से नीति निर्धारकों तक पहुंचानी चाहिए कि इन दूरदर्शन के जो प्राइवेट चैनल्स हैं
जो दिन भर विवाद करते हैं, इन्हें भी शिक्षा में विशेष रूप से, जैसे आपने हिंदी या और भारतीय भाषाओं की बात की है या साहित्य की बात की है, उनको भी पर्याप्त स्थान देना चाहिए। और यदि ये समझ लें कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं ये हमारे लिए, हमारे कारण से ही हैं। यदि हम इनकी ओर देखना बंद कर दें, टीआरपी इनकी चली जाएगी, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब अगर इन पर दबाव होगा कि हमें इन विषयों की ओर भी ध्यान देना है, तो वो देने को बाध्य होंगे। ये बाजारवाद का युग है। शिक्षा को हम बाजारवाद में नहीं ला रहे, लेकिन इस बाजारवाद के सहयोग से शिक्षा को आगे बढ़ाना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। जी सर, जी सही कहा सर। अगला सवाल जो है वो शेषराव राठौड़ जी का है। उनका कुछ प्रश्न है कि सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक संभव है, क्योंकि अधिकांश भारत में जो है भारतवासी गरीब है, तो उन तक तो शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक संभव हो सकती है? आज आपने जो बात कही है वो आंशिक रूप से सत्य है। मुझे भारत के सभी राज्यों में, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे पिछड़े क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मिला है। मैंने देखा है कि आज अधिकांश लोगों के पास मोबाइल हैं, और मैं तो अक्सर अनुभव करता हूं कि मेरे पास तो सबसे खराब मोबाइल है। ऐसे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, उनके पास भी है, उनके बच्चों के पास भी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पास ना हो, लेकिन अधिकांश आज सबके पास है। और जिनके पास नहीं है उनके पास भी होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है। ये जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये देंगे वो देंगे, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये देखें कि हर छात्र के पास इस तरह के साधन होने चाहिए। मेरा सुझाव है, सरकार के से आग्रह है, आप सब लोग भी इसमें शामिल ऑनलाइन शिक्षा लगभग संभव है, और नहीं है तो इसको की बात ही नहीं है। परंपरागत शिक्षा रहनी चाहिए, वो भी रहनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ऑनलाइन ही हो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, ना कोई कह सकता है। राठौर जी आप निश्चिंत रहें, हम प्रयास करें। जी सर, बिसेन सर से एक सवाल है किरण खन्ना का। हम अध्यापक वर्ग कैसे आश्वस्त हो कि जो ज्ञान, आवाज नहीं आ रही है जी सर, बिसेन सर जी से सवाल है किरण खन्ना जी का कि हम अध्यापक वर्ग कैसे आश्वस्त हो कि जो ज्ञान ऑनलाइन दिया गया है शिक्षार्थी उसे ग्रहण कर रहे हैं। मूल्यांकन की कोई सटीक और विश्वसनीय पद्धति बताइए। खन्ना जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात तो सही है। अभी विनोद जी ने जैसे कहा कि ये एक पर्याय के रूप में व्यवस्था निर्माण है, तो ऑनलाइन से जो सामग्री हमको प्राप्त हो रही है कि यदि इसको हमने नहीं अपनाया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ न मिलने के बजाय कुछ न कुछ सामग्री हमको प्राप्त हो और हम शिक्षा से जुड़े रहे, उसके लिए ये एक सुविधा हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म है। जैसे ही बाकी सारी व्यवस्था ठीक होगी, प्रबंधन सब हो जाएगा, तो पारंपरिक शिक्षा ही चलेगी। पारंपरिक शिक्षा, जैसे बाबर जी ने कहा कि पारंपरिक शिक्षा का स्थान या ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकती, लेकिन आज की इस मजबूरी में हमको इसको स्वीकार करना होगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जो हमको शिक्षा मिल रही है ऑनलाइन, तो वह सही है, इससे हम कैसे आश्वस्त हो, तो उतना अध्ययन, उतनी पढ़ाई, उतनी जागरूकता उस छात्र को भी निर्माण करनी होगी अपने में। और मैंने ये भी कहा जैसे अपनी बात में कि आने वाली जो जनरेशन है, वो आने वाली जनरेशन जो अध्यापक से भी आगे की है, वो अधिक सक्षम है। तो यदि कोई अध्यापक के द्वारा दिया गया ऑनलाइन ज्ञान अगर उतना स्तरीय नहीं है, तो सामने से छात्र की ओर से तो उसको रोका जाए। जी सर, अमरीश कुमार जी का एक और सवाल है आपके लिए कि आज के समय की ज्वलंत समस्याओं की चुनौती, महामारी के साथ शिक्षा के आगामी सत्र की चुनौतियों के साथ हम शिक्षाविदों की भूमिका क्या होनी चाहिए? पूनम जी, मुझे आपकी आवाज को कट रही है, तो ठीक से दोहराना चाहूंगा आपका सवाल। जी जी सर, आज के समय की ज्वलंत समस्या की चुनौती,
महामारी के साथ शिक्षा के आगामी सत्र की चुनौतियों के साथ हम शिक्षाविदों की भूमिका क्या होनी चाहिए? अमरीश जी, आपने पूछा कि यह महामारी के समय शिक्षाविदों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि यह महामारी नहीं, कोई भी समस्या यदि राष्ट्र में उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने का सबसे बड़ा दायित्व का निर्वहन यह अध्यापक ने इतिहास में भी किया है और अभी वर्तमान में भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। तो कौन कौन इस चुनौतियां हम स्वीकार कर सकते हैं, किस प्रकार का काम कर सकते हैं हम? तो मैं तो बिल्कुल प्राथमिकता से कहूंगा कि अध्यापक अपने पास में कक्षा में छात्र जब एनरोल होगा तो कितने छात्रों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, यहाँ से उसको प्रारंभ करना होगा। कितने छात्रों के पास में सारी सुविधाएं हैं, कितने छात्रों के पास में लैपटॉप है, यहाँ से लेकर तो फिर सारे जितनी भी समस्याएं सामने आएगी उन सारी समस्याओं के लिए कैसे मेरा छात्र सक्षम होगा, यह अध्यापक को देखना होगा। दूसरी बात, सभी छात्रों के लिए एक ही प्रकार का प्रावधान रहे, ये भी संभव नहीं कि हर छात्र की रुचि अलग है, हर वह अलग अलग क्षेत्र में रुचि रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिस छात्र की जिस क्षेत्र में रुचि है, यदि किसी को सामाजिक क्षेत्र में रुचि है, वर्तमान समय में आज आवश्यकता है कि छात्र आज ये सारी महामारी के समय पुलिस जिस प्रकार से सारी व्यवस्था प्रबंधन कर रही है तो वहां पर पुलिस को सहयोग देने की आज आवश्यकता है। कहीं सरकार की ओर से या कोई सामाजिक संस्था की ओर से जहां पर कुछ बंटवारा हो रहा है, कुछ अनाज बांटने का काम चल रहा है, वहां पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले जैसे एनएसएस के छात्र हैं, एनसीसी के छात्र हैं, वे अपना योगदान दे सकते हैं। कौन से छात्र की किस क्षेत्र में रुचि है उसको उस प्रकार से हमको एक बड़ी बात है कि अध्यापकों को एक बड़ी चुनौती अध्यापकों के सामने है कि हमारे छात्र में अब कौशल विकास को हम निर्माण कर सकें। हमारा छात्र अपने अपने क्षेत्र में छोटा क्यों ना हो, वो अपना एक रोजगार खड़ा कर सके, अपनी रोजी रोटी वहां पर चला सके, इसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में यदि मैं यह कहूं कि हमें स्वदेशी को भी अपनाना होगा, स्वदेशी के बाद हर देश करने लगेगा, तो इस बात की दृष्टि से अध्यापकों को अपने अपने क्षेत्र में वहां की आवश्यकता, वहां की सुविधाएं, वहां पर उपलब्ध सारी सामग्री, उसके आधार पर कौन सा रोजगार मेरा छात्र खड़ा कर सकता है, ये भी देखने की आवश्यकता है। इसके एक वाक्य में यदि कहना है तो स्वदेशी की यदि मैं बात कहूं तो स्वभाव से स्वदेशी, जरूरत से देशी और मजबूरी में विदेशी, ये त्रिसूत्री को लेकर हमको आगे बढ़ना होगा। जी सर, अंतिम सवाल है कौशिक बॉय जी का कि शिक्षा संवैधानिक रूप से केंद्र एवं की आवाज अंतिम सवाल है सर कौशिक बॉय जी का आवाज। हेलो, कौशिक कहने के साथ बंद हो जा रही है आवाज। बॉय जी का सवाल है, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज ही नहीं है मैडम आपकी, केवल कौशिक इतना सुनाई दिया, बाकी कुछ नहीं। जी, अब आ रही है सर? लेकिन हमको सुनाई दे रही है पूरी आवाज। हेलो, हाँ जी, आवाज सुनाई सर, अब दे हाँ बताइए, कौशिक जी का क्या सवाल है? पूनम जी बोलिए। जी, शिक्षा संवैधानिक रूप से केंद्र एवं राज्यों के मध्य कार्यों के बंटवारे में समवर्ती सूची का विषय है। अतः शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम सरकारी नीति के अधीन है। क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम के द्वारा। तो कौशिक जी क्या कहें? हेलो हेलो, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। जी सर, जो शिक्षा है ना सरकारी नीति के अधीन है, तो क्या इस संवैधानिक स्थिति को बदला जा सकता है आज के समय में? नहीं, देखिए कि शिक्षा की संवैधानिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता। शिक्षा की जो स्थिति है, जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार की स्थिति रहेगी। यदि हमने इसको बदलने की बात कही तो कई प्रश्न सामने निर्माण हो जाएंगे कि फिर जो उपाधियां मिलेगी उस उपाधि की वैधता हम कैसे करेंगे, वैलिडिटी कैसे करेंगे।
तो इसलिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, दोनों के बीच में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसी को बनाए रखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। और जैसे बाबर जी ने कहा कि आज तक तो बात ये हो रही थी कि जान है तो जहान है, हर कोई जान बचाने के पीछे था। आज तो ये पहला स्थिति है कि जहां पर जान जहान के साथ साथ शिक्षा के संबंध में भी आज हम सोचने के लिए आगे बढ़े हैं। तो सरकार भी इसके लिए सोचेगी, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बिसेन जी, ये बाबर नहीं कहिए, बब्बर है। नहीं, यहाँ अच्छा बब्बर जी, माफ करना विनोद जी, क्षमा चाहूंगा जी। नहीं, माफ कर, क्षमा चाहूंगा आपसे। नहीं, क्षमा चाहूंगा, दिलाना चाहूंगा, तो इसलिए आपने बहुत ठीक किया, जो अच्छा हुआ बब्बर जी। विनोद जी, तो आप विनोद जी ही कहूंगा मैं, तो फिर एक बार क्षमा चाहूंगा आपसे। करता हूँ मैं जी, ठीक है, क्योंकि गलत फहमी हो रही थी, मुझे लगा कि आपने बिल्कुल आपने अच्छा किया, बहुत ठीक किया, बहुत सही किया। सही समय पर इसको ठीक करना जरूरी होता है। लेकिन बब्बर होने का अर्थ भी यही है कि अपनी बात का एहसास कराए, अपनी बात कहने का सामर्थ्य रखे, साहस करे। तो इसलिए बब्बर होने को अपनी उसको सिद्ध भी करना था, तो आपने अवसर दिया। बिल्कुल सही बात है जी। और कोई प्रश्न समाप्त हुए? पूनम जी पूछिए, कुछ है तो। पूनम जी कुछ है सवाल और? नहीं, पूनम जी भी म्यूट हो गई है। अनम्यूट करके बात कीजिए, म्यूट है आपका। दोनों ही म्यूट हैं, पूनम जी भी और अरुणा जी भी। हाँ, म्यूट है, आपको अनम्यूट कर कीजिए। हाँ, पूछिए शुक्ला मैडम। प्रश्न जो थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रतिभागियों ने इतनी सारी संख्या में उपस्थिति दर्शाई, साथ ही साथ अपने प्रश्न भी रखे, प्रश्नों के यहाँ पर समाधान भी किए गए। यहाँ पर अतिथि गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं डॉक्टर अरुणा शुक्ला आपके सामने प्रस्तुत। नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी संस्था के संस्थापक परम पूज्य स्वामी रामानंद तीर्थ जी, जो इनकी हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आज के वेबिनार के अध्यक्ष महोदय जी, प्राचार्य जी डॉक्टर डी.यू. गवई जी, जिन्होंने हमें मूल्यवान ऐसा मार्गदर्शन किया, महाविद्यालय की जानकारी प्रस्तुत की और अध्यक्षीय मंतव्य आप हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। महाविद्यालय की जानकारी तथा जो आपने दी है, इसलिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार करते हैं। उद्घाटक के रूप में यहाँ पर हमें दिशा दर्शाने वाले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र के प्रभारी कुलगुरु महोदय जी, आदरणीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, जिन्होंने उद्घाटन पर अपनी बात रखकर बड़े गहन विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया और आज के समय की जो मांग है उस विषय को प्राप्त कर सभी लाभान्वित हुए हैं। विषय को लेकर जो प्रस्तुति दी, इसलिए आपकी ओझरती वाणी को हम सुन रहे हैं। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में पधारे हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो यहाँ पर ओस्लो नॉर्वे से दर्पण पत्रिका जो निकलती है उसके संपादक महोदय जी, विद्वान वक्ता के रूप में उन्होंने यहाँ पर विषय की प्रस्तुति दी। डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी, आपके वक्तव्य से हम सभी सहभागी गण लाभान्वित हुए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लुधियाना से पधारे हुए डॉक्टर सौरभ कुमार जी हमें अपने विचारों से अवगत कराया। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अतिथि तथा वक्ता के रूप में कोई भी कार्य में आगे बढ़ाने वाले साहित्य जगत के जो मेरे बाबूजी है, विद्वान मनीषी के रूप में डॉक्टर विनोद बब्बर जी ज्ञानवर्धक अपने विचारों से हमें अवगत कराए।
आपका सदा आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। आप हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं। आपकी आवाज के कारण ये कार्य भी सफल हुआ है। सतत ऐसा मार्गदर्शन तथा प्रेरणा हमें मिलती रहे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, अभिनंदन। धन्यवाद सर। हमारे संस्था के संरक्षक यहाँ पर उपस्थित है। सम्माननीय महोदय अध्यक्ष जी डॉक्टर वेंकटेश जी ताब्दे, जो यहाँ पर उपस्थिति दर्शाए और हमें आशीर्वाद दिया, आपके विचार प्रस्तुत किए। उपाध्यक्ष के रूप में एडवोकेट श्री चैतन्य बापू देशमुख जी, सचिव सौ श्यामल पत्की जी, सह सचिव सीए डॉक्टर प्रवीण पाटिल जी, IQAC समन्वयक, नियुक्ति मेंबर, सरकारी परिषद के सदस्यगण, आयोजक, वेबिनार की कार्यकारिणी समिति, मेरे महाविद्यालय से तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए विद्वान, मनीषी, आचार्य, सभी विभाग प्रमुख, प्राध्यापक गण, शोध छात्र, हिंदी प्रेमी, कविगण, साहित्यकार, लेखक, विविध पत्र पत्रिकाओं के संपादक महोदय, पत्रकार, प्रकाशक, इस विषय में जानकारी हासिल करने वाले अध्यापक वर्ग, मेरे महाविद्यालय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के सभी मेरे परिवारजन, मित्र वर्ग का मैं इस अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय हिंदी वेबिनार में सहभागी होने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कुछ हटकर नवीनतम एक अनोखा प्रयास करने का मैंने जो यहाँ पर साहस किया है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी बड़ों का प्यार, सभी बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, जिसमें घर बैठे सब कुछ करना, ऐसी स्थिति में दिन दिन का मुझे सहयोग मिला। मेरे जीवन साथी श्री राजेंद्र जी शुक्ला, मेरे दोनों बेटे कृष्णा और श्रीकांत, दोनों बहुएं पूनम और भाग्यश्री, मेरी तीनों पोतियां स्वधा, प्रश्मा, प्रीशा, इनको मैं नहीं भूल पाती। मुझे प्रारंभ से समापन तक पूरा की पूरा सहयोग इन्होंने दिया है। जो सफलता मुझे मिल रही है, ये मेरी नहीं है, आप सभी की है। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। कोरोना खत्म होने ही हम फिर से व्यक्तिगत रूप से, कोरोना खत्म होते ही हम फिर से व्यक्तिगत रूप से जल्दी ही मिलेंगे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, यही विनती करती हूँ सभी को। सभी को वंदन करती हूँ, संगोष्ठी का समापन करती हूँ, कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करती हूँ। और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। इस सफल आयोजन आपको, आपकी पूरी टीम को, विशेष रूप से अजय जी, श्री राम जी, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस तकनीक को सहज सरल बनाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं आशा करूंगा बहुत जल्दी उस गुरु की नगरी में आकर के अजय जी के साथ से मिलने का अवसर मिलेगा। गुरु के घर में करने के बाद अजय जी के पास चाय पीने का सौभाग्य मिलेगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी हाँ, मेरी तरफ से भी आप सभी का आभार। कुशवाहा जी,
और उल्लास पत्ती जी, ये भी यहाँ पर पूरी तकनीकी की व्यवस्था संभाल रहे हैं। इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। 10 दिन के अंदर सभी सहभागियों को ई प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। एक दिन में 100 प्रमाण पत्र प्रतिभागी को मिलेंगे। उसी प्रकार से जितने भी सहभागी इसमें शामिल हुए सबको उसी क्रमानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे अपने अपने ईमेल पर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, घर में रहे। ये जो यूट्यूब पर जो प्रसारण हुआ है उसका लिंक एक बार फिर से ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जो रिकॉर्डिंग हो गई होगी ना अब तो, या उसी लिंक पर काम करें जी। बहुत अच्छा, आपकी को भी बधाई, जिसने बहुत वर्षों तक हमें मिठाई भी खिलाई, तो आपको भी अभिनंदन सभी को। ठीक है अरुणा जी, नमस्कार। जी बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, डॉक्टर वेंकटेश जी काब्दे, डॉक्टर डी.यू. गवई जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।